नाज़रीन इकराम खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नॉलेज विद काशिफ। आइए आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। तो आज हम एक बहुत अहम किताब पर बात कर रहे हैं, हेनरी किसिंजर की वर्ल्ड ऑर्डर। जी। ये किताब असल में ये समझने की कोशिश करती है कि दुनिया का निज़ाम कैसे चलता है, मतलब कौमें आपस में कैसा बर्ताव करती हैं और ये कि अमन कायम रखना इतना मुश्किल क्यों है। बिल्कुल। और किसिंजर का जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है कि आलमी निज़ाम सिर्फ ताकत की बुनियाद पर नहीं चलता। अच्छा। जी, बल्कि उसमें जवाज यानी लेजिटिमेसी का पहलू बहुत बहुत अहम है। जवाज यानी किस निज़ाम को दुनिया या मुख्तलिफ ताकतें दुरुस्त समझती हैं। बिल्कुल वही। और मसला तब बनता है जब मुख्तलिफ तहजीबों के जवाज के ये तसव्वुरात आपस में टकरा जाते हैं। तो यहीं से वो बेतरतीबी पैदा होती है जिसका जिक्र किसिंजर करते हैं। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो दुनिया जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी है, तिजारत है, जी। लेकिन दूसरी तरफ अक़दार, नज़रियात, तारीख, इन सब पर दुनिया बटी हुई है। तो सवाल ये है, और शायद ये किताब का भी मरकजी सवाल है, कि क्या इन मुतज़ाद नज़रियात से कोई एक मुश्तरका आलमी निज़ाम बन सकता है। यही तो असल चैलेंज है। किसिंजर कहते हैं कि एक काबिल अमल निज़ाम के लिए ताकत और जवाज, इन दोनों में एक तवाज़ुन चाहिए। ठीक है, तो अगर जवाज इतना अहम है तो तारीख में उसकी मुख्तलिफ शक्लें क्या रही हैं। यूरोप से शुरू करें। वेस्टफेलियन अमन का बहुत जिक्र होता है। हाँ बिल्कुल। 17वीं सदी था पीस ऑफ वेस्टफेलिया, एक तरह से संगे मील था। किस तरह। उसने रियासतों की खुद मुख्तारी का उसूल कायम किया। मतलब हर रियासत अपने अंदरूनी मामलात में आज़ाद है, कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत नहीं करेगा। ये तो आज भी कम से कम नजरियाती तौर पर माना जाता है। जी हाँ। और इसी दौर में या इसके आसपास फ्रांस में कार्डिनल रिशेलियो ने वो रेज़ो देता का नजरिया दिया था। रियासती मफाद। बिल्कुल, कि रियासत का मफाद हर चीज पर मुकद्दम है, चाहे वो मजहबी वाबस्तगी हो या कोई और अखलाकी उसूल। कौमी मफाद सबसे ऊपर। सही। ये तो हुआ यूरोपी मॉडल, लेकिन इस्लामी दुनिया का तसव्वुर तो इससे काफी मुख्तलिफ था, है ना। बहुत मुख्तलिफ। इस्लामी तसव्वुर एक आफाकी निज़ाम का था जो इल्हामी हिदायत पर मबनी हो। आफाकी से क्या मुराद है यहाँ। मतलब ये कि ये निज़ाम सिर्फ एक खित्ते के लिए नहीं, बल्कि उसूली तौर पर पूरी दुनिया के लिए था। इसमें दुनिया को दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब में तकसीम किया जाता था, और मकसद ये था कि अमन और इंसाफ का निज़ाम बिल आखिर हर जगह कायम हो। उस्मानी सल्तनत इसी तसव्वुर पर चलती रही। जी, सदियों तक। लेकिन फिर पहली जंग अजीम के बाद वो सल्तनत ख़त्म हुई और मगरबी ताकतों ने मशरिक़ वुस्ता को उसी वेस्टफेलियन मॉडल के तहत छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया, जिसके असरात आज तक नजर आते हैं। बिल्कुल। अब चीन का मामला देखें, वो और भी अलग है। उनका मिडिल किंगडम वाला तसव्वुर। जी, मिडिल किंगडम यानी चीन दुनिया का मरकज है, तहजीबी तौर पर सबसे बरतर। और बाकी रियासतें। उनसे तवक्को की जाती थी कि वो चीन की बरतरी तस्लीम करें, खराज पेश करें। ये बराबरी वाला निज़ाम नहीं था जैसे वेस्टफेलिया में था। ये एक हायरार्की थी, एक दर्जाबंदी। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प तजाद है। फिर आता है अमेरिका। किसिंजर की तहरीरों में अमेरिका का किरदार बहुत मरकजी है। हाँ, अमेरिका का तसव्वुर फिर अपनी नौइयत का है। वो जमहूरियत और आज़ादी के, आप कह लें कि आलमी प्रचार पर यकीन रखते हैं। लेकिन इसमें भी तो हमेशा से एक कशमकश रही है। बिल्कुल। एक तरफ वो रहनुमा हैं जो हकीकत पसंदी यानी रियलिज्म पर जोर देते हैं, जैसे थियोडोर रूज़वेल्ट या खुद निक्सन, जिनके साथ किसिंजर ने काम किया। उनके लिए ताकत का तवाज़ुन, कौमी मफाद अहम है। और दूसरी तरफ वुडरो विल्सन जैसे आइडियलिस्ट हैं जो समझते हैं कि अमेरिका का मिशन दुनिया भर में जमहूरी इक़्तिदार फैलाना है। और किसिंजर के ख्याल में ये कशमकश अमरीकी पॉलिसी को गैर मुतवक्का बनाती है। जी, वो यही दलील देते हैं कि ये अंदरूनी तजाद अमरीकी खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कमजोरी भी है और आलमी निज़ाम के लिए एक चैलेंज भी। तो आज की सूरत हाल क्या है? क्या बड़ी ताकतें जैसे अमरीका, चीन, रूस, यूरोप किसी एक निज़ाम पर मुत्तफ़िक हैं? किसिंजर कहते हैं कि ये सब ताकतें वेस्टफेलियन निज़ाम के कुछ उसूल जैसे खुद मुख्तारी इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन कोई भी उसका, आप कहें कि फितरी मुआफ़िज़ नहीं रहा। सब अपने अपने दाखिली मसाइल से गुजर रहे हैं और सब दुनिया को अपनी तारीख और सकाफत के आईने में देखते हैं।
تو پھر وہی بنیادی سوال لوٹ کر آتا ہے کہ کیا یہ مختلف پس منظر رکھنے والے خطے اور طاقتیں کسی مشترکہ عالمی نظام کے جواز پر متفق ہو سکتے ہیں؟ اور کسنجر کے نزدیک اس کا تعلق آزادی اور نظام کے باہمی رشتے سے ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ایک مستحکم نظام ضروری ہے۔ اور نظام کو جائز اور دیرپا بنانے کے لیے اس کے لیے آزادی اور انسانی وقار کا احترام لازم ہے، ایک کے بغیر دوسرا نہیں چل سکتا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عالمی نظام کی یہ تلاش یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ ایک مسلسل چیلنج ہے۔ جی، ایک ناختم ہونے والا سفر ہے جو ہر دور میں نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی ہے، عالمی گیریت ہے، نظریاتی اختلافات گہرے ہو رہے ہیں، وہاں رہنماؤں کے لیے یہ چیلنج اور بھی بڑا ہو گیا ہے۔ وہ روزمرہ کے بحرانوں سے ذرا اوپر اٹھ کر سوچنا ہوگا کہ وہ طاقت اور جواز کا توازن کیسے قائم کریں۔ صحیح۔ تو آخر میں ایک سوال سننے والوں کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا آج کی دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے ان تمام تاریخی، ثقافتی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود مل کر کوئی ایسا عالمی نظام بنا سکتی ہیں جو مستحکم بھی ہو اور منصفانہ بھی؟ یا پھر ہم، جیسا کہ کسنجر کو بھی خدشہ تھا، مزید انتشار اور غیر یقینی کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے۔